हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सक्सेस.com। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मौलिक अधिकार का क्लास 2 आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि लगातार आप लोगों की ये मांग थी कि सर मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में पढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने क्लास 1 को लास्ट क्लास में किया था, आज हम लोग क्लास 2 का काम करेंगे। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल में नए हैं तो लगातार क्लासेस देखने के लिए और क्लासेस को समझने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने बेल आइकन बटन को भी दबा दें, जिसका फायदा आपको ये मिलेगा कि जैसे ही मेरा क्लास स्टार्ट होगा तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार का भाग 2, दैट मीन्स क्लास 2। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हमारा पहला वीडियो जो हम लोगों का है, उस वीडियो में आप लोगों को पूरी तरीके से इसका फुल कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, कैसे है और किस रूप में भारतीय संविधान में इसको जगह दिया गया। इन तमाम चीजों पर चर्चाएं की जाएगी। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स का आज दूसरा क्लास है और हम लोग चर्चा करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है, दैट मीन्स कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद, दैट मीन्स इसका आर्टिकल्स मौजूद है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा किए थे कि भारतीय संविधान में ये भाग 3 से लिया गया है और इसमें टोटल 12 से 35 आर्टिकल, अनुच्छेद बोले या इंग्लिश में आर्टिकल्स बोले, या आर्टिकल इसमें 12 से 35 तक स्टूडेंट्स है। ध्यान रखिएगा कि 12 से 35 आर्टिकल है और इसका आरंभ में इसकी संख्या जो थी, मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो 7 थी। मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ये 7 थी। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की में संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट आ जाता है कि किस संविधान संशोधन के बाद मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया और मूल संविधान में मौलिक अधिकार के कितने भाग थे या वर्तमान में कितने भाग हैं। तो यहां से आपका ये 3 क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग इन तीनों क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं। जैसे देखो, सबसे पहला चीज क्या मैंने कहा कि मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी थी? मूल संविधान में इसकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या जो है वो 6 है। तो पहला क्वेश्चन ये मेरा बन रहा है कि भाई मूल संविधान में कितनी संख्या थी मौलिक अधिकारों की? तो 7 थी और वर्तमान में कितना हो रहा है? तो वर्तमान में 6 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 7 था तो अब 6 हो गया, तो एक कौन सा था और कब हटाया गया? देखो दैट देना, जैसे इस 7 की मैं बात कर रहा हूं, इस 7 में से एक अधिकार हुआ करता था जिसको हम लोग कहते हैं संपत्ति का अधिकार, दैट मीन्स राइट टू संपत्ति का अधिकार, दैट मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। अब कब हटाया गया ये भी एक क्वेश्चन हम लोगों का बनता है कि कब हटाया गया। याद रखिएगा, ये मौलिक अधिकार में जो हटाया गया था वो 44वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट। संविधान संशोधन का मतलब क्या हो गया? अमेंडमेंट करना। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है कि संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन
1978 में इसे हटा दिया गया और अब ये अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं है। अब ये अधिकार जो हो गया है वो अब ये अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार के तौर पर जाना जाता है। स्टूडेंट, यहां पे हम लोगों ने इन चीजों को देखा। अब हम बात करेंगे 12 से 35 में क्या क्या चीजें हैं। देखो ध्यान देना, ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार की सिस्टम्स को दर्शाता है, लेकिन मूल तौर पे इनके जो उपबंध है वो 14 से लेकर, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मौलिक अधिकारों का विशेष उपबंध और विशिष्ट उपबंध कौन सा है, तो मेनली हम लोग बात करते हैं यहां पर ये 14 से आर्टिकल 14 से 32 जो है वो मूल तौर पे काम करता है। 14 से 32 में ही मूल तरीके से हम ये कहेंगे विशिष्ट, मतलब विशिष्ट मूल अधिकार या मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। और बाकी जो बचता है, जैसे यहां बचता है 12, 13 और फिर बचता है 33, 34 और 35, ये जो बच रहा होता है इसमें भी मौलिक अधिकार की ही चर्चा है। लेकिन इसमें क्या है, 12, 13, 33, 34 और जो 35 है, इसके लिए एक वर्ड कहा जाता है कि भाई ये अन्य उपबंधों से, मतलब मौलिक अधिकारों से मैं बात करूं तो मौलिक अधिकारों से फाइनली 14 से लेकर 32 को ही दर्शाया जाता है। मौलिक अधिकारों से 14 से लेकर 32 को ही दर्शाया जाता है, जबकि अन्य उपबंध जो है इसमें 12 है, 13 है, 32 है, 34 है और 35 है। ये अन्य उपबंधों के साथ मौजूद है ये मौलिक अधिकार में, लेकिन ये अन्य उपबंधों के साथ, मतलब अन्य कॉन्सेप्ट के साथ ये मौजूद है। जबकि विशिष्ट रूप से मौलिक अधिकार जो हमारा होगा वो 14 से 32 होगा। हम लोग पढ़ेंगे पूरा, ऐसा नहीं कि हम 12 नहीं पढ़ेंगे, 13 नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन क्या है, मौलिक अधिकार जहां वर्ड आया तो भाई सीधा सा फंडा है, जिस आर्टिकल में मेरे हक की बात है वो हमारा 14 से 32 है, और जो सिस्टम की बातें हैं उसमें 12, 13, 33, 34 और 35 आता है। कैसे, जस्ट लेके मान के चलिए यहां पे मैं बात करूंगा अनुच्छेद 12। सबसे पहला मैं आर्टिकल लेके चलता हूं आप लोगों के लिए, जो हम लोगों का कहलाएगा आर्टिकल 12, दैट मींस अनुच्छेद 12। सबसे पहला आर्टिकल मैं लेके चलूंगा अनुच्छेद 12, मतलब आर्टिकल अनु देके डायरेक्ट मतलब अनुच्छेद हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 12, ये अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार को ही दर्शा रहा है, लेकिन आपके और मेरे लिए नहीं। यहां पे क्या दर्शा रहा है कि मौलिक अधिकार के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा। यहां पे क्या बोल रहा है कि भाई मौलिक अधिकार का जो सिस्टम है, मूल अधिकार का मूल अधिकार का प्रयोजन के लिए, मतलब उसके कॉन्सेप्ट के लिए यहां पर इन चीजों को दर्शाता है कि भाई मौलिक अधिकारों का दैट मींस भाग 3 का प्रयोजन क्या है। तो यहां जो प्रयोजन की बातें होती है, इस प्रयोजन में राज्य की बातें होगी, चूंकि राज्य के साथ ही जुड़ा होगा तो इसमें राज्य की परिभाषा को दर्शा देता है। इसमें क्या करता है, राज्य की परिभाषा को दर्शाता है। जैसे ही हम आर्टिकल 13 में पहुंचते हैं, मतलब अनुच्छेद 33 में हमको आर्टिकल 13 में दैट मींस 13 में हम पहुंचेंगे तो यहां पे कहा जाता है मूल अधिकार के संबंध में संसद को यहां पे शक्ति दी गई। यहां पे शक्ति किसको दी गई है, संसद को। दैट मींस संसद को शक्ति का सीधा सा मतलब है कि मूल अधिकार चाहे संविधान बनने से पहले की हो चाहे संविधान बनने के बाद की हो, इन तमाम चीजों पे मूल अधिकार को सीमित करने का अधिकार। संसद को शक्ति किस चीज का है, इसको सीमित करने का अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे मेनली जो हमने कहा था 14 से 32 तक में जो हमारी संख्याएं हैं वो कितना है, 6 है। इन चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला चीज याद रखिएगा, हम आज पहला टॉपिक लेके आ रहे हैं। पहला अधिकार के तौर पे जो हम लोगों का कहलाता है समानता का अधिकार।
पहला जो है वो कहलाता है समानता का अधिकार, डेट मीन्स राइट टू इक्वेलिटी। क्या है? राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी की बातें यहां पे की जाएगी। स्टूडेंट्स, क्लासेस को पूरा देखना, क्योंकि मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को उस डेप्थ तक पढ़ाऊंगा कि आप हर एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हो। यूपीएससी की एग्जाम्स के अलावे आप अगर जनरली एग्जाम रेलवे, एसएससी और बैंक भी देते हो या फिर अदर एग्जाम देते हो वनडे, तो वहां भी आप आसानी से चीजों को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे समानता का अधिकार, डेट मीन्स राइट टू इक्वेलिटी को दर्शाता है, और ये आर्टिकल 14 से अनुच्छेद 14 से 18 को दिखाता है। इसमें देखते हैं हम 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में क्या है। कई बार हम लोग देखते क्या है, स्टूडेंट रट लेता है। हम देखें, हम भी महसूस किए हैं ऑफलाइन क्लासेस में कि स्टूडेंट क्या करता है, रट्टा मारना शुरू कर देता है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रट्टा नहीं मारना है, एकदम सीधा सा चीज है। यहां पे जो मेरा कॉन्सेप्ट क्या दिया है, समानता। तो जैसे ही समानता शब्द आता है, जिसका सीधा सा एक ही कॉन्सेप्ट है, भाई इस देश का हर आदमी समान है। इस देश का हर आदमी समान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो या फिर एक आम जनता हो। हर लोग जो है यहां पर समानता की बातों को रखते हैं और सब लोगों को समानता शब्द का इस्तेमाल होता है। याद रखने का सीधा तरीका, जब भी एग्जाम में पूछेगा समान बात, इक्वलिटी वाला कहां है, तो भाई पकड़ लेंगे क्या जी, आर्टिकल 14 से 18 तक में तमाम चीजें जो है वो समानता को दर्शाता है। इसमें हम सबसे पहला लेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 14। सबसे पहला हम आर्टिकल 14 लेंगे, जिसमें यह कहा जाता है कि विधि के समक्ष समानता और संरक्षण बराबर होना चाहिए। सबको कॉन्सेप्ट में समझा दे रहे हैं आप लोगों को। विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। ठीक है, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, इसका सीधा सा मतलब जो मैंने आपसे भी कहा, अमीर हैं, मध्यम वर्ग के हैं, गरीब हैं, या फिर हाई लेवल है, लो लेवल है, मिडिल लेवल है, जिस रूप में है, सीधा सा चीज है, कानून सबके लिए बराबर है। विधि के समक्ष समानता का मतलब हो गया कानून सबके लिए बराबर है और संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति का संरक्षण जो है वो एक जैसा ही मौजूद होता है। मतलब सीधा सा चीज याद रखिएगा, कानून सबके लिए बराबर है और वो सबके लिए समान समानता की बातों को करता है और समान संरक्षण प्रदान करने का बात आर्टिकल 14 बताता है। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, डज नॉट मैटर। आर्टिकल 14 हमारा फंडामेंटल राइट्स में है कि कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए कानून का इस्तेमाल एक ही तरीके से किया जाता है। इस पर बात करेंगे हम लोग। अगला आर्टिकल जो कहलाता है आर्टिकल 15। देखो, आर्टिकल 15 में यह कहा जाता है धर्म, मूल वंश, जाति, इन तमाम चीजों पर अंतर स्थापित नहीं किया जा सकता। मतलब धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान में किसी भी तरीके से अंतर नहीं किया जा सकता। मतलब इनके आधार पर विभेद नहीं, इनके आधार पर विभेद नहीं करने की बातें की जाती है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, हम किसी भी धर्म के, हम
किसी भी जाति के हों, हम किसी भी लिंग के हों, मेरा जन्म स्थान कहीं हो, इन तमाम आधारों पर हम मेरे और मेरे सामने वाले व्यक्ति के साथ बिल्कुल अंतर स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में दिया है। हाँ, कुछ अपवाद हमारे पास मौजूद है। एक्चुअली आर्टिकल 15 जो है वो 5 सेक्शन में बटा हुआ है। आर्टिकल 15 जो है वो 5 सेक्शन में बटा हुआ है, जिसमें हम लोग कहेंगे क्या, 15(1) तो ये खुद हो गया, 15(1) तो ये खुद हो गया कि भाई धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद नहीं करता है। याद रखिएगा, एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं 15(2), आर्टिकल 15(2). कौन सा? आर्टिकल 15(2). ये 15(2) जो है बिल्कुल ये सही है कि भाई यहाँ पे हम लोगों के लिए कहा जाता है कि हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों या किसी भी जन्म स्थान के हों, हम लोगों पर अंतर स्थापित नहीं होगा। लेकिन एक जगह पर हम यहाँ पे कहेंगे हम अंतर स्थापित कर सकते हैं और कानून तरीके से हम इस पे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट लाइक सीधा सा चीज मान लो हम किसी धर्म, किसी जाति या किसी लिंग या कहीं से जन्म लेके आए हैं, अब हम शराब पी के होटल में घुसे, टिका रखेगा हमको क्या, भगाने देगा? मतलब कोनो धर्म के रहे, कोनो जाति के रहे, मतलब क्या हो गया, चाहे कि किसी भी एंगल से, चाहे हम कहीं भी जन्मे हो। तो सीधा चीज है, कुछ अपवाद यहाँ मौजूद है, जिसमें एक अपवाद यह है कि यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में होटल में प्रवेश करना चाहता है तो उसको रोका जा सकता है। मतलब वहां पे हमारा आर्टिकल 15 का 1 जो है वो लागू नहीं होगा कि भाई अंतर स्थापित क्यों किए आप अंतर स्थापित क्यों किए, हमको होटल में घुसने क्यों नहीं दिए, तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 15(2) एक अपवाद को दर्शाता है कि शराब पिया हुआ व्यक्ति को होटल में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर मेरा धर्म कुछ भी हो, मेरा जाति कुछ भी हो, मेरा लिंग कुछ भी हो, मेरा जन्म स्थान कुछ भी हो, यहां पर अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर होटल में प्रवेश करेगा तो वहां इसे रोका जा सकता है। इसको हम लोग बात करेंगे 15(3). आर्टिकल 15(3), ये 15(3) स्त्री और बच्चों के लिए सिक्योरिटी की बात करता है। मतलब स्त्री और बच्चों पर ये लागू नहीं होता है, उनको धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान जैसे शब्दों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 15(3) में जो है वो स्त्रियों के लिए और बच्चों के सम्मान की बातें यहाँ पर की जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे ये अलग किया जाता है। इसको हम बात करेंगे 15(4). 15(4) हम लोग जानते हैं एक वर्ड कि भाई एक शब्द हम लोगों के यहां मौजूद है, आरक्षण। एक शब्द हमारे यहां मौजूद है, आरक्षण। तो ये आरक्षण जो शब्द है ये 15(4) में ही जोड़ा गया है। यह आरक्षण जो शब्द है ये 15(4) में ही जोड़ा गया है, क्योंकि इसके पीछे का वजह था जब भारत आजाद हुआ तो कई ऐसा वर्ग था जिसमें हम लोग ये कहेंगे कि भाई पिछड़े नागरिक हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों और अनुसूचित जनजाति के लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, इन लोगों के साथ अगर भारतीय इतिहास को थोड़ा पलटा जाए तो कहीं ना कहीं शोषण हुआ करता था। इन तमाम चीजों को लेकर इन शोषण जो पिछड़े वर्ग के नागरिक, ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पिछड़े वर्ग में, यहाँ पे इन लोगों के साथ शोषण भारतीय इतिहास में देखा जाता है कि हुआ करता था। तो इन लोगों को बराबर लाने के लिए, इन लोगों को एक मंच पर लाने के लिए यहाँ पर आर्टिकल 15(4) को जोड़ा गया आरक्षण के शब्दों के साथ। एक्चुअली इसके पीछे का वजह था कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चंपकन। चंपकन के द्वारा मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दिया गया और इस याचिका के बाद यहाँ पे 2 लोग, एक चंपकन और एक श्रीनिवासन,
मद्रास हाईकोर्ट, बार बार रिपीट कर रहे हैं, मद्रास हाईकोर्ट। कब से ये शुरू हुआ याद रखिएगा, मद्रास हाईकोर्ट में चंपकन बनाम चेन्नई, जिसको आज हम लोग बोल रहे हैं, उस समय मद्रास कहते थे, वहां हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था कि भाई पिछड़े वर्ग के लोगों का अधिकार कहां है, भाई अनुसूचित जाति के लोगों का अधिकार कहां है और अनुसूचित जनजाति के लोगों का अधिकार कहां है, पहले उसको बराबर किया जाए, तब ना हम लोग हर तरह के अंतर की बातें कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन चीजों को लेकर आरक्षण जो शब्द है, इस शब्द को जो है 15/4 में, इस शब्द को 15/4 में जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951 में। आरक्षण जो शब्द है वो पहला संविधान संशोधन फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। और किन दो बीच याचिका जब दायर किया गया मद्रास हाईकोर्ट या चेन्नई हाईकोर्ट में, तो ये दो लोगों के बीच का था, जिसमें एक का नाम था श्रीनिवासन और दूसरे का नाम था चंपाकन। कौन थे? श्रीनिवासन और चंपाकन। श्रीनिवासन और चंपाकन के बाद जो है इसको पहला संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया। इस पर हम बात करेंगे। एक और आर्टिकल हमारा मौजूद है आर्टिकल 15 में, जो कहलाता है 15(5). ये 15(5) में एक कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी का नाम था मंडल 2। इस कमेटी का नाम क्या था? मंडल 2। 15(2) में एक कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी का नाम था मंडल 2। ये मंडल 2 के द्वारा 2006 में, मंडल 2 के द्वारा 2006 में 93वां संविधान संशोधन किया गया। 93वां संविधान संशोधन 93 संशोधन जो है वो किया गया 2006 में। और इस 2006 में मंडल 2 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक दृष्टि से भी इन लोगों को केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में, मंडल 2 के द्वारा आर्टिकल 15(5) में एक जगह बनाया गया। मंडल 2 के द्वारा 93वां संविधान संशोधन 2006 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण शब्द को यहां पर दिया गया। और ये आरक्षण जो है उन लोगों पर लागू है, लेकिन याद रखिएगा ये आरक्षण यहाँ पे अल्पसंख्यक पे लागू नहीं है। ठीक है, दैट मींस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आर्टिकल 15(5) का मंडल 2 से 93वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा इसको जोड़ा गया और केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए यहां पर यह सिस्टम जो है वो लाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चूंकि आप लोग कॉपी पे लिखते चलो, वजह क्या है कि भाई थोड़ा सा बोर्ड कहीं ना कहीं मैटर ज्यादा हो जाता है तो बोर्ड से उतारने में आप लोगों को दिक्कत होगा, इसलिए साथ में ही लिखते चलो जिससे आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, मैं इधर पुट कर देता हूं, इस पर मैं बात करूंगा। एक पार्ट हमारा यहाँ पे हुआ 12 से 15 का पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इस हिस्से में अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है ये दर्शाता है अवसर में समानता को। क्या दर्शाता है? अवसर में समानता को। एक मिनट, ब्लू पेन से ही कर देते हैं, ब्लैक से ही क्लियर रहेगा आप लोगों को चीजें। आर्टिकल 16 जो है ये अवसर में समानता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यहां भी अवसर में समानता का सीधा सा मतलब हो गया कि ये हिस्सा भी जो हमारा है वो चांस की बातें कर रहा है, इक्वलिटी ऑफ चांस की बातें करता है। ये हिस्सा भी जो है वो 5 सेक्शन में बटा हुआ है, 16(1), 16(2), 16(3), 16(4 और 16(5). लेकिन याद रखिएगा ये अवसर में समानता का खुद 16(1) और 16(2)
ये खुद इसी चीज को दर्शाता है। 16(1) और 16(2) में खुद अवसर में समानता की बातों को दर्शाता है। लेकिन जैसे ही हम 16(3) में आएंगे, जैसे ही हम 16(3) में आएंगे तो ये 16 का 3 जो हम लोगों का है, ये हम लोगों का दर्शाना शुरू करता है कि भाई राज्य के अंदर कोई नियुक्तियां या केंद्र के अंदर कोई नियुक्तियां होती है तो वहां पर स्थानीय लोगों को मान्यता दिया जाता है। मतलब स्थानीयता की बातें, ऐसे अनुच्छेद 16 क्या बता रहा है कि अवसर में समानता की बातें हैं, लेकिन 16(3) जो है एक अपवाद के तौर पे आ जाता है और ये कहा जाता है कि स्थानीय लोगों को मान्यता आर्टिकल 16(3) के तहत दिया जाता है। 16 का 4 जो है यह स्पष्ट करता है कि भाई यहां पे पूरी तरीके से जो भी उस राज्य के SC ST दैट मींस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन लोगों को आरक्षण जो है विशेष तरीके से दिया जा सकता है। इसके बाद जो है 16(5) में ये बताता है कि अगर कोई धार्मिक संस्था है, 16(5) में ये बताता है कि अगर कोई धार्मिक संस्था है तो उस धार्मिक संस्था में लोग अपने धर्म से जुड़े लोगों की ही नियुक्ति कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल 16 हमारा अवसर में समानता को दर्शाता है, जो 16(1) और 16(2) दर्शा रहा है। लेकिन 16(3) क्या मैंने कहा कि संघ और राज्य स्थानीयता के आधार पर नौकरी दे सकता है। 16(4) मैंने क्या कहा कि पूरी तरीके से राज्य जो है SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को वरिष्ठता के आधार पे नौकरी दे सकता है। और 16(5) हम लोग कह रहे हैं क्या कि धार्मिक संस्थाएं जो है उसमें अपने धर्म से जुड़े लोगों को नियुक्ति 16(5) के तहत दिया जा सकता है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, बहुत एग्जामिनेशन हॉल में ये पूछता है जी, अस्पृश्यता की बातें, दैट मींस अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात की जाती है। दैट मींस अस्पृश्यता की उन्मूलन की बात यहां पर की जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि भाई छुआछूत, अस्पृश्यता का सीधा सा मतलब क्या होगा, छुआछूत की बातें यहां पे की जाती है। किसी भी व्यक्ति के साथ हम छुआछूत जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और अगर छुआछूत की बातें हम करते हैं तो वो अधिकार जो है उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन आर्टिकल 17 के तहत होता है। ये अस्पृश्यता के बारे में संसद में पहला बार जो कानून है वो 1955 में बनाया गया था। अस्पृश्यता के बारे में सबसे पहला कानून संसद भवन में 1955 को 1955 में कानून के तौर पर बनाया गया। मतलब 1955 का एक्ट जो है यहां पर बनाया गया था और बाद में इसको संशोधित किया गया और 1976 में कानून अधिनियम जो है 1976 में कानून बोले या एक्ट बोले, ठीक है, इसको 1976 में इसमें संशोधन भी किया गया। 1976 में इसमें संशोधन भी किया गया। संशोधन यह किया गया कि भाई कोई ऐसा रोगी जो संक्रमण को फैला सकता है या कोई संक्रमित व्यक्ति है जो एक दूसरे के माध्यम से रोग फैल सकता है, तो वहां पर अगर हम उससे दूरी बनाते हैं तो वो हमारा अस्पृश्यता का हनन नहीं है। अभी हम समझ सकते हैं कोविड का काल चल रहा है, कोविड का काल चल रहा है और संक्रमण की बात अभी से अच्छा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता है। अस्पृश्यता की बातें कहीं उठ रही है क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो संक्रमण फैला सकता है। क्योंकि वो क्या कर सकता है, संक्रमण फैला सकता है। तो घर से लेकर अस्पताल तक से लेकर तमाम राज्य और जिले में एक वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, आइसोलेशन में रखा जाए। पेशेंट के साथ, दैट मींस कोविड से जो संक्रमित है उसके साथ हम बुरा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं क्या, आप आइसोलेशन में रहिए, क्योंकि अगर आप घूमेंगे तो आपके शरीर में जो कोविड वाले लक्षण है वो 2-4-5 लोगों को हो सकता है। इसलिए भाई आप
आइसोलेट होकर खुद आप अपने संक्रमण से खुद भी सुरक्षित रहिए और लोगों को भी सुरक्षित रखिए। दैट मीन्स हम लोग सीधा कहते हैं क्या कि आइसोलेट कर दिया गया उनको। तो ये आइसोलेट कर दिया मतलब इसलिए कर दिया गया क्योंकि भाई उनके माध्यम से 2, 4, 5 लोगों को संक्रमण फैल सकता है। इस तरह की स्थितियां जब होगी, ये 1976 का संशोधन के बाद ये कहा गया है कि जब इस तरह की स्थितियां बनती है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संक्रमण फैला सकता है, तो उस केस में उसका आर्टिकल 17 की बातें नहीं आती है, मतलब वहां पे उनका स्पर्शता के अधिकार का हनन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान में गया, स्वच्छ व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति किसी दुकान में गया और उनको छुआछूत जैसे संबोधन के वजह से जो है उनको सामान ना दे, तो एक कानून भी बना हुआ है जिसमें आर्थिक दंड के साथ 6 महीना, आर्थिक दंड के साथ 6 महीना का जुर्माना, ये कह सकते हैं 6 महीना का जेल भी उनको हो सकता है आर्टिकल 17 के तहत। देखो दोनों चीज मैं बता रहा हूं, आर्टिकल 17 में छुआछूत की मनाही है, क्योंकि देश का हर नागरिक समान है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं पहला जिसका नाम क्या है, समानता का अधिकार। लेकिन मैंने कहा क्या कि 1976 में कानून अधिनियम 1955 में परिवर्तन लाया गया और परिवर्तन में 2 चीजें देखा गया। पहला, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसको आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब वहां पे आर्टिकल 17 का हनन नहीं है। दूसरा हमने कहा कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान में गया है और उसके साथ उसको सामान देने से मना कर दे अगर दुकानदार, तो वैसी स्थितियों में वो दंडनीय अपराध होगा जब वो किसी संक्रमण का शिकार नहीं है तब। तो उस केस में क्या होगा, आर्थिक जुर्माना के साथ 6 महीना की सजा भी उनको दी जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला आर्टिकल, अनुच्छेद 18, मतलब आर्टिकल 18 जो दर्शाता है उपाधि का अंत। देखो उपाधि एक ऐसा वर्ड था जो समानता को खत्म कर देता, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अंग्रेजों के समय से बहुत बड़े बड़े उपाधियां हमारे देश में दी जा रही थी। आप लोगों को शायद याद होगा, याद ना हो तो मैं दिला दूं, सर राय बहादुर, राय साहब जैसी उपाधियां जो है वो ब्रिटिश काल में भारत के लोगों को दिया जाता था। राय बहादुर हैं, राय साहब हैं, तो ये तमाम उपाधियां दी जाती थी। तो आप सोच के देखो कि फिर जब कोई राय बहादुर, कोई राय साहब, तो हम लोग तो एक आम आदमी, तो भैया हमने कोई साहब नहीं, यही मतलब हो जाएगा ना भाई। तो फिर जब हम कोई राय साहब बनेगा और हम कोई साहब नहीं होंगे, इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि ये समानता के अधिकार का हनन होगा। इसकी वजह से ही आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18 में जो है, 18 में जो है वो उपाधि का अंत कर दिया गया। लेकिन इस उपाधि के अंत के साथ कुछ चीजें को बरकरार रखा गया। जैसे पहला सेक्टर सेना, सेना में जब हम बात कर रहे हो तो सेना में हम लोग बोलते हैं ब्रिगेडियर है, मेजर है, कर्नल है। दैट मींस नॉट ए उपाधि, वो क्या है, उनका पद है। जैसे एडुकेशन, कोई बोलता है भाई पीएचडी करने के बाद डॉक्टरेट है, ठीक है, कोई एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर का उपाधि मिलता है उनको। इसके अलावा इंजीनियरिंग करने के बाद पीआर, तो वो उनकी पहचान है ना, वो उनका उपाधि नहीं है। नॉट ए राय साहब और राय बहादुर साहब, वो क्या है, उनकी उपाधि नहीं है, वो उनका मान्यता है, उनका सम्मान है जो इनको दिया जाता है कि तब ना पता चलेगा भाई कि ये बंदा डॉक्टर है, ये बंदा इंजीनियर है, ये बंदा सेना में मेजर है, कर्नल है। ये तमाम पद जो है वो पद हुआ, ये उपाधि में कतई ना सोचें। दैट मीन्स उपाधि का मतलब मैंने पहले ही कहा था, राय बहादुर साहब, ये तमाम चीजें उपाधियां थी। लेकिन सेना और विद्या के क्षेत्रों में हम अगर आप ये पीएचडी करेंगे क्या लिखिएगा, डॉक्टरेट की उपाधि को लिखिएगा और अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, डॉक्टरेट लिखिएगा और अपना नाम लिखिएगा, तो वो उपाधि नहीं है, वो क्या है, आपके मेहनत का आउटपुट है। ठीक है, इसके अलावा लेकिन कुछ और भी हम लोगों को सम्मान हमारे देश में, ये तो चलो सेना और विद्या इससे अलग ही है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सेना और विद्या की पढ़ाई में यहाँ पे ये विद्या वाली चीजें और एडुकेशन वाली चीजें जो है, ये दोनों उपाधि नहीं होता, वो मेहनत का रिजल्ट होता है। लेकिन कुछ क्षेत्र और भी होता है जिसमें सम्मान दिया जाता है। कई पुरस्कार और सम्मान हमारे देश में दिए जाते हैं, जिनमें हम और आप जानते हैं पद्मश्री, भारत रत्न,
पद्म विभूषण, ये तमाम पद जो है वो सामाजिक सेवा या अन्य क्षेत्रों में, सामाजिक सेवा या अन्य क्षेत्रों में बेहतर करने पर दिया जाता है। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म श्री से सम्मानित किया गया, ये सब लोग अक्सर सुनते हैं और दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें सम्मान के तौर पर दी जाती है। लेकिन इस पर एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति जिनका नाम था बालाजी राघवन, क्या नाम था? बालाजी राघवन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन सम्मान के लिए याचिका दायर कर दी थी। और इस याचिका को दायर करने के बाद सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये कहा गया कि भाई ये उपाधियां नहीं है, ये केवल पुरस्कार है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उपाधि और पुरस्कार के बीच आप अंतर स्थापित करो। ठीक है, तो यहां पे 1954 में केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि ये उपाधि जो है नहीं है, ये हम लोग सामाजिक कार्य या अन्य क्षेत्रों में जो बहुत बेहतर करते हैं उन लोगों को सम्मान दिया जाता है। ये सम्मान चलने लगा 1978 में, जब जनता पार्टी की सरकार आई तो ये सम्मान बंद हो गया। फिर 1980 में जब कांग्रेस ई की सरकार आई तो ये फिर से शुरू हो गया। 1983 में एक व्यक्ति विनोबा भावे को मरणोपरांत उनको जो है यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए अलाउड किया गया था। और अनाउंसेस थी कि भाई 1983 में विनोबा भावे को भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन उनके आश्रम, हम और आप जानते हैं उनका आश्रम क्या कहलाता है? पावनार आश्रम। बहुत बार पूछा एग्जाम में, याद रखिएगा। पावनार आश्रम में कैसे उनके जो सहवासी थे उन लोगों ने इसे स्वीकार करने के लिए वहां से कोई गया ही नहीं, बोला कि हम लोगों को मतलब विनोबा भावे के लिए भारत रत्न पुरस्कार नहीं चाहिए। और ये मुकदमा जो है 1992 में पुरस्कार के विरुद्ध जो है इन लोगों ने न्यायपालिका में याचिका दायर कर दी थी। आज हम लोगों ने पूरा का पूरा समानता के अधिकार को पढ़ा। उम्मीद करता हूं क्लासेस आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग अपनी राय या फिर अपनी मांग जो है, कुछ भी आपको जो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और क्लासेस कैसा लगा जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक एक करके मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था भाग 1 के बाद आज मैं भाग 2 लेकर आया। और मैंने शुरुआत में ही कहा था मौलिक अधिकार को लंबे चैप्टर्स के रूप में देखा जाता है और कंफ्यूजन करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं एक एक सेक्शंस को लेकर आऊंगा और आराम से चीजों को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।